नमस्कार आप सभी को। मैं अरविंद चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला की सीरीज, जिसमें हम अभी तक हिंदी वर्णमाला की 3 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हिंदी वर्णमाला की चौथी क्लास। यदि आप लोगों ने पहली, दूसरी और तीसरी क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली, दूसरी और तीसरी क्लास का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप जाएँ और पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को ज़रूर देखें, उसके बाद ही चौथी क्लास को देखें। क्योंकि अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को नहीं देखेंगे तो चौथी क्लास आपको थोड़ी कम समझ में आने वाली है। तो आप पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को जरूर देखें, उसके बाद ही चौथी क्लास को देखें। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला की चौथी क्लास। हिंदी वर्णमाला की चौथी क्लास शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमने इसकी पिछली कक्षा में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो तीसरी क्लास में हमने पढ़ा कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, इन सभी बिंदुओं पे हमने पिछली क्लास में जाना। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं चौथी क्लास में। तो आइए देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें हमने आपको बताया कि जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो 3 आधार पर किया गया है। उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपने पढ़ा स्पर्शी व्यंजन, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा आप पढ़ें ऊष्म व्यंजन। जिसमें हम स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, उनकी संख्या कितनी है, उन्हें कितने कितने भागों में बांटा गया है, उसमें कितने वर्ग होते हैं, कौन से नासिक के व्यंजन होते हैं, कौन इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया। उसके बाद हम पढ़ें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन हम कहते किसे हैं, अंतस्थ व्यंजन को हम और किस नाम से जानते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमने ध्यान दिया। अब हमारा जो तीसरा भाग है वो क्या है, ऊष्म। जो तीसरा भाग हमारा है वह है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अगर हम उस व्यंजन की बात करें तो उस व्यंजन हम किसे कहते हैं, तो देखिए भाई, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा घर्षण के साथ बाहर निकले, और जब ये हवा घर्षण के साथ बाहर निकलती है तो वो एक गर्म हवा के रूप में बाहर निकलती है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्योंकि ऊष्म माने क्या होता है, गर्म, और ऊष्मा की बात अगर हम करें तो क्या होता है, गर्मी। तो उस व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा घर्षण के साथ बाहर निकले, यानी घर्षण के साथ मुख से गर्म हवा बाहर निकले, उन व्यंजनों को हम क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। और वो चारों है कौन, श, स, श है। इन चारों को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। और देखिएगा, इस ऊष्म व्यंजन के और भी नाम हैं, इन्हें हम संघर्षी या स्पृष्ट या ईसत व्यंजन भी कहते हैं। सॉरी, इन्हें क्या कहते हैं, संघर्षी, स्पृष्ट, ईसत व्यंजन भी कहते हैं। किसे, ऊष्म व्यंजन को। तो ये इनके 3 नाम और हैं, इन तीनों नाम को भी आप याद रखिएगा। उस व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन, स्पृष्ट, ईसत व्यंजन भी कहते हैं। अब बात करते हैं सॉरी, थोड़ा सा मौसम चेंजिंग के नाते थोड़ी सी खांसी आ रही है। तो इनके 3 नाम हो गए, संघर्षी, स्पृष्ट, ईसत व्यंजन। अब देखिएगा, इनमें से कुछ व्यंजनों को और भी नामों से जाना गया है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे 4 लोग हैं, इन चारों में
एक व्यंजन आपका है को हम और भी नाम से जानते हैं। है को हम काकल्य व्यंजन या स्वर यंत्रीय व्यंजन या कंठीय व्यंजन भी कहते हैं। सॉरी, है को हम क्या कहेंगे? काकल व्यंजन, स्वरयंत्री व्यंजन या कंठी व्यंजन भी कहते हैं। ये है के 3 अलग नाम हैं। है आपका उस व्यंजन तो है ही, संघर्षी व्यंजन भी है, स्पृष्ट व्यंजन भी है, ईसत व्यंजन भी है, लेकिन इनके साथ साथ इनके और भी नाम हैं। और वो कौन कौन है आपके? एक आपका है काकल्य व्यंजन, स्वर यंत्रीय व्यंजन या कंठीय व्यंजन। इस नाम से भी हम है को जानते हैं। तो इतनी बातें आपको उस व्यंजन के अंतर्गत याद रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा? उस व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन? श और है। तो अगर आपसे कहीं पूछे उस व्यंजन की संख्या कितनी है, या संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पृष्ट व्यंजन की संख्या कितनी है, ईसत व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताएंगे? 4। और वो चारों कौन है? ये आपके चारों हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे काकल व्यंजन कौन है, स्वर यंत्री व्यंजन कौन है, या कंठीय व्यंजन कौन है, तो आप किसे कहेंगे? है को कहेंगे। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे हो गए व्यंजनों का जो वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था, उनके बारे में हम जाने। अब व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण क्या है, आइए देखते हैं। व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण, व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण। 3 भाग तो हम पढ़ चुके हैं। उनके अलावा भी कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें हम व्यंजनों की श्रेणी में रखे हैं, लेकिन उन्हें हम उन 3 भाग से अलग पढ़ते हैं। तो इनमें पहला नंबर कौन सा है? पहला नंबर है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, क्या नाम है? उत्क्षिप्त व्यंजन। अगर हम उत्क्षिप्त की बात करें तो उत्क्षिप्त का जो अर्थ होता है, यानी उत्क्षिप्त शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है भैया फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। अब फेंका हुआ का मतलब क्या होता है? फेंका हुआ मतलब यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा झटके से ऊपर उठकर उसके बाद अचानक नीचे गिरे, उन व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या भैया है 2। और वो हैं कौन कौन? एक आपका है ऋ और एक आपका है ढ़। ऋ और ढ़, ऋ और ढ़, इन्हें हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्या 2 है, ऋ और ढ़। जैसे आप लोगों ने देखा कि उस व्यंजन को हमने कई नामों से जाना। उस व्यंजन को हमने संघर्षी व्यंजन भी कहा, स्पृष्ट व्यंजन भी कहा और ईसत व्यंजन भी कहा। उसी तरह उत्क्षिप्त व्यंजन के कई नाम हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन को हम ताड़नजात, या द्विगुण या विकसित, ताड़नजात, द्विगुण या विकसित व्यंजन भी
कहते हैं। उच्छित व्यंजन को हम क्या कहते हैं? ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और विकसित व्यंजन भी कहते हैं। ये 3 नाम इसके और हैं। उच्छित व्यंजन 2 ऋण है, इन्हें हम क्या क्या कहेंगे? ताड़न जात द्विगुण व्यंजन या विकसित व्यंजन। ताड़न जात द्विगुण, विकसित व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भैया हमारा हिंदी व्याकरण बना हुआ था उस समय इनका स्थान कोई नहीं था। यानी आप जानते होंगे कि हिंदी का जो विकास है वह संस्कृत से हुआ है और संस्कृत भाषा में कहीं भी इन 2 व्यंजनों के बारे में कहीं इसका वर्णन नहीं है। और यहाँ तक कि जब हिंदी वर्णमाला लिखा गया तो उस टाइम भी इनका कोई वर्णन वहाँ पे नहीं था। इनका विकास बाद में हुआ है, इसलिए इनको हम विकसित व्यंजन भी कहते हैं। और इनमें ड़ और है, इनमें 2-2 व्यंजनों का गुण पाया जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और इसमें हमारी जीभ जो है झटके के साथ ऊपर उठ के अचानक नीचे गिरती है, यानी एक तरह का आघात प्रतीत होता है। ताड़न जात का मतलब होता है आघात, आघात प्रतीत होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे उच्छित व्यंजन की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 2 में कौन कौन भैया? ड़ और है। उच्छित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। इन्हें और हम किन नाम से जानते हैं? ताड़न जात, द्विगुण या विकसित व्यंजन। यानी आप कह सकते हैं, आपसे कोई पूछे उच्छित व्यंजन की संख्या कितनी है तब भी 2, ताड़न जात व्यंजन की संख्या कितनी है तब भी 2, द्विगुण व्यंजन या विकसित व्यंजन की संख्या कितनी है तब भी आप क्या बताएंगे? 2। और वो दोनों कौन कौन है? ड़ और ढ़। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला आपने पढ़ा पहला आप लोगों ने पढ़ा कि आपके जो व्यंजन थे आपने पढ़ा उच्छित व्यंजन क्या क्या है। इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है, तीसरे व्यंजन की अगर हम बात करें, दूसरा व्यंजन, सॉरी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, मतलब व्यंजनों के वर्गीकरण का अन्य भाग हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम पहला पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े? उच्छित। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, आपने पढ़ा होगा संयुक्त स्वर। आप जब स्वर के बारे में पढ़ाया जा रहा था तो उस टाइम आपको बताया गया था कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आप जानते होंगे संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। और संयुक्त स्वर हम किसे कहते हैं? जिन स्वरों का निर्माण 2 स्वरों के मिलने से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। लेकिन संयुक्त स्वर में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि यहाँ पे 2 भिन्न प्रकार के स्वर मिलते हैं, उन्हें ही हम संयुक्त स्वर कहेंगे, या इन्हें हम क्या कहते थे? विजातीय स्वर। तो उसी प्रकार की कुछ बातें यहाँ भी हैं। संयुक्त स्वर हम किसे, संयुक्त व्यंजन हम किसे कहेंगे? वे व्यंजन जिनका निर्माण 2 अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के मिलने से होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन आपके क्या है? वे व्यंजन जिनका निर्माण 2 अलग अलग प्रकार के, जो 2 भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों के मिलने से होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है भैया? इनकी संख्या, सॉरी, इनकी संख्या है 4। इनकी संख्या 4 है। अब ये 4 कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। वो 4 आपके हैं छत्री वाला 6, त्रय, ज्ञ और श्रेय। छत्री वाला 6, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये 4 आपके जो व्यंजन दिखाई दे रहे हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। आइए देखते हैं, हमने अभी आपको परिभाषा क्या बताई कि संयुक्त व्यंजन आपके वे व्यंजन हैं जो 2 भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों के योग से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आज देखते हैं इनमें किन किन व्यंजनों का मेल होता है। तो अगर हम छत्री वाले 6 की बात करें, देखिएगा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि छत्री वाले 6, जो छत्री वाला 6 आपका है ये किन किन व्यंजनों के योग से बना है। तो देखिएगा ये आपके 2 व्यंजन है आपका, एक क और मूर्धन्य से, इनके योग से आपका क्या बना है? छत्री वाला 6 बना हुआ है। इसके बाद
बात करते हैं त्रय की। त्रय किससे मिलकर बना है? आधा तय और रे। ध्यान रखिएगा, ये स्वर रहित आपका क्या होता है? ये मूर्धन्य से पूरा होता है। यहाँ पे ये स्वर रहित होता है, रे पूरा होता है, और इनके योग से क्या बनता है? त्रय बनता है। इसके बाद बात करते हैं हम ज्ञ का। ज्ञ तो ये ज्ञ बनता है आपका आधा ज और ई। आधा ज और ई से मिलकर क्या बनता है? हमारा ज्ञ बनता है। और अगला नंबर आता है हमारा श्रय। श्रय की बात करें तो ये किससे मिलकर बनता है? ये आधा स और रे से मिलकर हमारा क्या बनता है? श्रय बनता है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि छतरी वाला च का योग किन किन व्यंजनों के योग से हुआ है? तो वो बनता है किससे? स्वर रहित क और मूर्धन्य स से। त्रय का मेल किससे होता है? स्वर रहित त और र से। और ज्ञ का मेल किससे होता है? आधा स्वर रहित ज और य से। और श्रय का मेल किससे होता है? आपका जो बड़ा वाला स होता है स्वर रहित और रे, इनसे मिलकर हमारा क्या बनता है? श्रय। यहाँ से आपके ये क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर आता है आगत व्यंजन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप जब स्वर पढ़ रहे थे तो उस टाइम आपको हमने बताया था कि आगत स्वर क्या होते हैं। आगत स्वर में आपने एक पढ़ा था अ, और इनका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? आपने पढ़ा था कि आगत स्वर का प्रयोग केवल हम अंग्रेजी वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं उस टाइम हम आगत व्यंजन का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह आगत स्वर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से भैया आपका आगत व्यंजन भी होता है, लेकिन वहाँ पे अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम आगत स्वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह जो आगत व्यंजन होते हैं, ये जितने भी आपके अरबी फारसी शब्द हैं, उन शब्दों के निर्माण में हम आगत व्यंजन का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा जो आपका वर्गीकरण होगा वो क्या कहलाएगा? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होता है? आगत व्यंजन मतलब आया हुआ व्यंजन। आगत व्यंजन मतलब आया हुआ व्यंजन। और कहाँ से आया हुआ? भाई अगर आगत व्यंजन है, आया हुआ व्यंजन है, तो ये हमारे देश से संबंधित नहीं होगा। यानी ये विदेशी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के से निकल कर ये हमारे हिंदी भाषा में आया, इसलिए हमको क्या कहते हैं? आगत व्यंजन। और देखिएगा, इनकी संख्या शुरू में 5 थी। इनकी संख्या शुरू में कितनी थी? 5। और वो कौन कौन सी थी? क, ख, ग, ज और फ। ये इनकी संख्या शुरू में कितनी थी? 5 थी। शुरू में 5 थी, लेकिन इस टाइम इनमें से 2 आपके ऐसे हैं, 2 आपके व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें 3 को निकाल दिया गया है। अब केवल आपके इनकी संख्या कितनी बची है? केवल 2। और वो कौन कौन है? ज और फ। इन तीनों को क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है आगत व्यंजन की श्रेणी से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आगत व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप 5 ना बता के आप क्या बताएंगे? इसकी जगह पे क्या बताएंगे? आप 2 बताएंगे। और वो 2 कौन कौन है? ज और फ। ठीक है। अगर आपसे पूछे पहले आगत व्यंजन की संख्या कितनी थी, तो पहले तो 5 थी। और 5 कौन कौन थे? क, ख, ग, ज और फ। लेकिन अगर हम बात करें इस टाइम, तो अगर आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आगत व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप केवल बताएंगे कितनी संख्या है उसकी? 2। और वो दोनों कौन है? ज और फ। आप देख रहे होंगे इनके बगल में एक ऐसे हम बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं। देख लीजिए इन्हें क्या कहते हैं? तो देखिएगा, इन बिंदुओं को हम कहते हैं नुक्ता कहते हैं। इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? नुक्ता बिंदु कहते हैं। और ये नुक्ता बिंदु ही अरबी फारसी शब्दों की पहचान है। अगर कोई भी शब्द आपका लिखा गया हो उसमें किसी भी, अक्सर तो ये आपके
क ख ज फ, यही आपके वर्ण मिलेंगे। अगर हिंदी आप हिंदी में प्रयोग देखेंगे तो इनके नीचे अगर कभी भी आपको इस तरह के कोई नुक्ता बिंदु दिखाई दे तो आप तुरंत जान जाइएगा कि आपके जो शब्द दिए गए हैं ये शब्द किसके हैं, आपके ये उर्दू, अरबी या फारसी के शब्द हैं, यानी उर्दू भाषा के शब्द हैं। ठीक है, बात आती है नुक्ता बिंदु का प्रयोग किसने बताया, किसने नुक्ता बिंदु का प्रयोग करना हमें बताया, या सबसे पहले नुक्ता बिंदुओं का प्रयोग किसने किया। तो यह नुक्ता बिंदुओं का प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो थे वो थे आपके राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, जिन्हें हम सितारे हिंद भी कहते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगर आपसे कोई पूछे कि नुक्ता बिंदु का प्रयोग या नुक्ता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वो कौन थे आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने ही सबसे पहले नुक्ता बिंदुओं का प्रयोग किया। ठीक है, और देखिएगा नुक्ता बिंदु लगने से ही पूरा का पूरा अर्थ भी बदल जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, इनका उच्चारण भी हम अलग अलग तरीके से ही करते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं इसी तरह से हम करते भी हैं। देखिए जैसे देखिएगा आप एक पढ़ रहे होंगे, इन्हीं दोनों को हम कहते हैं। तो अगर आप एक शब्द देख लीजिए, एक शब्द है जरा, देखिए ये हमारा साधारण शब्द है, लेकिन हम एक शब्द ऐसे लिखें और यहाँ पे हम लगा दें नुक्ता। देखिए दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों में बहुत ही, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। क्या अंतर होते हैं, अगर हम इस शब्द की बात करें जरा शब्द की, तो इस जरा का मतलब यहाँ हो जाएगा बूढ़ा। क्या हो जाएगा, बूढ़ा। लेकिन अगर इसको हम पढ़ेंगे तो इसको हम जरा नहीं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, जरा। क्या पढ़ेंगे, जरा पढ़ेंगे। और इनका अर्थ भैया होता है थोड़ा। इन्हें हम क्या कहते हैं, इस जरा का अर्थ क्या होता है, थोड़ा होता है। इसका अर्थ होता है बूढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा होता है। तो आप याद रखिएगा, इन नुक्ता बिंदुओं के लगने से शब्द के अर्थ बिल्कुल बदल जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, आगत व्यंजन की संख्या पहले कितनी थी, 5, और वो कौन कौन से थे, ये आप 5 देख चुके हैं, लेकिन इनमें से इन तीनों को निकाल दिया गया है। अब अगर आपसे कभी पूछा जाए, अगर आपसे अब आपको 2 ही बताना है, कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जब तक उसमें यह ना पूछे कि पहले आगत व्यंजन की संख्या कितनी थी, जब तक ये ना कहे तब तक आपको 5 नहीं बताना है, तब तक आपको क्या बताना है, 2 ही बताना है। अब तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये ऐसे ही पूछेगा कि आगत व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आपको केवल क्या बताना है, 2 बताना है। और वो 2 कौन कौन होंगे, आप पढ़ चुके हैं, ज और फ। और इनके नीचे एक बिंदु लगता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, नुक्ता बिंदु। और इन नुक्ता बिंदुओं का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इनका प्रयोग सर्वप्रथम किया। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपका जो चौथा आधार बनता है, चौथा आधार वो आपका है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पे। ये प्राण का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे प्राण का अर्थ बाबू सोना या ऐसा कुछ नहीं होता है, ना जान होगा। यहाँ पे अगर हम प्राण शब्द की बात करें तो यहाँ पे भैया प्राण शब्द का अर्थ ये हम लेंगे, यहाँ प्राण का जो अर्थ है, प्राण का अर्थ है किससे, वायु से। प्राण का अर्थ यहाँ पे क्या है, वायु है। यानी मुख से वायु के निकलने के आधार पर यहाँ पे व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं बहुत से व्यंजन ऐसे हैं जिनका हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से बहुत अधिक वायु बाहर निकलती है, और बहुत से व्यंजन आपके ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु बाहर निकलती है। इसी आधार पर हम इसी को हम क्या माने हैं, प्राण तत्व मानते हैं। और इसके आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर जो आपके व्यंजन है वह 2 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में, 2 भागों में बटे हुए हैं, जिनमें हम पहले भाग को कहते हैं, पहला भाग जो हमारा है वो हमारा है क्या, अल्प प्राण। क्या है, अल्प प्राण व्यंजन।
और जो दूसरा भाग है इसे हम कहते हैं महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन कहते हैं। पहले को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण, और दूसरे को क्या कहते हैं? महाप्राण। अल्प प्राण की अगर हम बात करें, आप नाम से स्पष्ट होगा, अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? अल्प माने होता है कम, प्राण का अर्थ अभी आपको हमने क्या बताया? वायु, यानी कम वायु। यानी अल्प प्राण का अर्थ क्या हो गया? कम वायु। और महाप्राण का अर्थ क्या हो गया? महा माने होता है अधिक, और प्राण मतलब वायु, यानी हम कह सकते हैं यहां पे अधिक वायु। अल्प प्राण का अर्थ हो गया कम वायु, और महाप्राण का अर्थ क्या हो गया? अधिक वायु। अब देखते हैं, एक काम करिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इनको हम अलग अलग करके फिर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम भैया बात करें अल्प प्राण की, कौन? अल्प प्राण। अल्प प्राण, तो देखिए इनकी साधारण सी परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से कम वायु बाहर निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम वायु बाहर निकले, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। यानी हम कह सकते हैं कम वायु का, मुख से कम वायु का बाहर निकलना। क्या कहेंगे हम? मुख से कम वायु का बाहर निकलना। यानी जब भी जिन व्यंजनों का उच्चारण हम करते समय हमारे मुख से कम वायु बाहर निकले, उन्हें हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। अब इनमें आते कौन कौन है? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि इनमें आएंगे कौन कौन। तो देखिएगा, इसके लिए इनमें हम इनको जानने के लिए भैया आपको, जब हम व्यंजन पढ़ाना शुरू किए थे उस टाइम हमने, जब आपको हम स्पर्शित व्यंजन बता रहे थे, तो उस टाइम हम आपको एक वर्ण पूरा मतलब कै से लेकर हमने ग तक आपको लिख के दिखाया था। उनमें हमने बताया था कि इसमें 5 वर्ग होते हैं, कै, च, ट, त, प, और प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं आपके? कितने होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। जैसे हम एक वर्ग अगर लिख लेते हैं, जैसे अगर हम कै की बात करें तो कै में क्या क्या आएगा? कै, ख, ग, घ, अंग। ये आपके 5 लोग आते हैं। क्या वर्ग में कौन कौन आते हैं? कै, ख, ग, घ, अंग। अगर इनको हम नंबरिंग दे दें, 1 2 3 4 5 नंबरिंग दे दिए, पहले स्थान पे कौन होता है? कै, दूसरे पे ख, तीसरे पे ग, चौथे पे घ, और 5वें पे अंग। ये हमारे क्या हो गए? ये 5 स्थानिक का हो गया, कै वर्ग का। तो अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में कौन कौन से लोग आते हैं? तो अल्प प्राण में आपके जो व्यंजन है वो आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। क्या जाना आपने कि अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे? तो आपने देखा इसके अंतर्गत आप कौन कौन से व्यंजन आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आप जानते होंगे कौन होते हैं? ये इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। इनके बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तीसरी कक्षा में। तो पहला, तीसरा, पांचवा, तो देखिए ये आपका पहला हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और ये आपका क्या हो गया? पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो आप बताइएगा, अगर एक वर्ग से 1 2 3 लोग, तो कितने वर्ग होते हैं?
5 वर्ग, 1 वर्ग से 3 तो 5 वर्ग से 15, यानी ये मिला करके पूरा पूरा कितना व्यंजन बनाएंगे, 15 व्यंजन यहाँ बनेंगे। और आपके ये 4 कुल कितने हो गए, कुल मिला करके अगर आपसे पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, 19। यानी आप कह सकते हैं कि अल्प प्राण व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है, 19 है। क्लियर है भाई। देखिए हमने क्या कहा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होगा और क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन। तो अगर हमने अभी आपको बताया कि अगर एक वर्ग से 3 लोग को हम ले रहे हैं तो 5 वर्ग होते हैं, तो 1 वर्ग से 3 तो 5 वर्ग से 15, 5 वर्ग से कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और ये आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, पूरे कितने हो गए आपके, 19। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप कितना बताएंगे, 19। ठीक है। देखिए और अगर हम बात करें, और देखिए जितने आपके स्वर होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके जितने आपके स्वर हैं वो भी क्या है, अल्प प्राण। यानी सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। हमने कहा सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अब देखिए सभी स्वर में आपको 13 नहीं लेना है, संख्या कितनी लेनी है, 11। यानी अगर हम कह रहे हैं सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 11। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण स्वरों की संख्या कितनी है तो कितनी बताएंगे आप, 11। लेकिन आप बताइएगा अगर स्वर और व्यंजन को मिला दिया जाए तो क्या इन्हें हम वर्ण कह सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि वर्ण के 2 भेद होते हैं, कौन कौन, स्वर और व्यंजन। तो अगर आपसे कभी पूछ ले, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अल्प प्राण व्यंजनों की, अल्प प्राण वर्णों की संख्या है, अल्प प्राण वर्णों की संख्या है। तो आपने अभी देखा कि अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं, 19, तो ये आप 19 लिख लेंगे। और स्वर कितने होते हैं, 11, ये आप लिखेंगे 11। तो कुल कितना हो गया आपका, 30। कितना हो गया, 30। तो अगर आपसे पूछा जाए अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है तो आपको बताना क्या है, 30 बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 19। और अगर आपसे पूछा जाए अल्प प्राण स्वरों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे, 11 बताएंगे। क्या बताएंगे, 11। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसका हम स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। इसके अलावा देख लीजिएगा, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है तो आपको 30 ही बताना है। लेकिन देखिएगा इसमें एक महत्वपूर्ण आपका पॉइंट ये भी बन जाता है। आप जानते होंगे 2 आपके अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं, अयोगवाह। कौन कौन होते हैं, अंग और अह। अंग और अह को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। और अयोगवाह नाम किसने दिया था, आपको पिछली कक्षा में बताया गया कि डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी ने अंग अह को क्या नाम दिया है, अयोगवाह। और इन्हीं अयोगवाह का एक नाम और है, और वो क्या है, नपुंसक वर्ण, जो किसने दिया, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है। तो इनमें भैया जो आपका ये अंग होता है, अंग, इन्हें भी हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत ही रखते हैं। इन्हें भी हम अल्प प्राण स्वर कहते हैं। अंग को क्या कहेंगे हम, अल्प प्राण स्वर। देखिए इनको याद करने का एक ट्रिक है, अल्प प्राण को याद करने का एक ट्रिक है, आपके सामने रखते हैं। पूरा आपका याद रहेगा। मैंने आपसे क्या कहा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपका जो होता है और आपका अल्प प्राण होगा, और उसके साथ में क्या, अंतस्थ व्यंजन। आपको पता होगा अंतस्थ व्यंजन को हम क्या कहते हैं, कोमल व्यंजन भी कहते हैं। बात क्लियर है, क्योंकि आपको हमने बताया था जब आपको हम अंतस्थ व्यंजन पढ़ाया था तो आज उस टाइम आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, कोमल
व्यंजन। तो देखिए इसे याद करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है, कह सकते हैं अल्प आयु में, अल्प आयु में 135 का अंत हुआ। सॉरी, अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। अल्पकाल में 135 का अंत हुआ, सभी कहाँ गए हैं? स्वर्ग गए। ध्यान से इस ट्रिक को देख लीजिए, दिखने में आसान आपको लग रहा होगा, इसको बिना समझे आप बता नहीं पाएंगे। तो देखिए अल्प आयु में यानी अल्प प्राण, अल्प आयु का अर्थ क्या हो गया? अल्प प्राण। 135 का मतलब क्या हो गया? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। अंत हुआ, इस अंत का मतलब हो गया अंतस्थ। इसका क्या मतलब हो गया? अंतस्थ। यानी अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। सभी स्वर्ग गए। यहां जो भैया स्वर्ग शब्द लिखा है इसका मतलब होता है सभी स्वर्ग, क्योंकि आपको हमने क्या बताया कि अल्प प्राण के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, यानी कितने? 11। यानी जितने आपके 11 स्वर हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत। तो इन्हें थोड़ा इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो शायद आपको कुछ दिन तक याद रहे या हमेशा के लिए याद हो सकता है इस ट्रिक के माध्यम से। तो अब क्या कहेंगे? अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग है। जहाँ पे अल्प आयु का मतलब हो गया अल्प प्राण में 135 का मतलब हो गया 135 का मतलब हो गया पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और अंत का मतलब हो गया अंतस्थ व्यंजन, और सभी स्वर्ग गए का मतलब हो गया स्वर्ग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? स्वर, यानी सभी स्वर आपके। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये तो भैया बात हो गई अल्प प्राण से संबंधित। तो अल्प प्राण में आपने क्या जाना कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु बाहर निकले उन्हें हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। और अल्प प्राण की संख्या अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आपके आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर क्या होते हैं? आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे कहे अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत आपके कौन कौन से व्यंजन आते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, यानी अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 19। और अगर आपसे पूछा जाए अल्प प्राण स्वरों की संख्या कितनी है तो कितनी बताएंगे? 11। और अगर आपसे पूछा जाए अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है तो स्वर व्यंजन दोनों को जोड़ देंगे और आपके कितने हो जाएंगे? 19 और 11 30। ठीक है, दूसरा जो आप पढ़े वो क्या है? महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण का अर्थ क्या होता है? अधिक, कह सकते हैं इसका मतलब मुख से अधिक वायु का बाहर, मुख से अधिक वायु का बाहर निकलना। मुख से अधिक वायु का बाहर निकलना, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकले उन्हें हम क्या कहेंगे? महाप्राण व्यंजन। देखिएगा यहाँ पे आप व्यंजन शब्द जोड़ लीजिएगा, महाप्राण व्यंजन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? तो देखिएगा वही बात है, एक बार फिर से हम उन्हीं लोग को लिख देते हैं। हमने लिखा था क्या? क, ख, ग, घ और अंग। और इन्होंने नाम क्या दिया था? 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपके हो गए। प्रत्येक वर्ग में ऐसे आपके आते हैं, ऐसे सभी वर्गों को लिख सकते हैं, लेकिन सबको लिखना जरूरी नहीं है, आप एक से भी समझ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे? तो आपने देखा पहला, तीसरा और पांचवा किसके अंतर्गत आ गए थे? अल्प प्राण के अंतर्गत। तो बचे कौन कौन भैया? 2 और 4। तो अगर आपसे पूछा जाए, आपसे कोई कहे कि महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं तो क्या बताएंगे? इसके अंतर्गत कौन से व्यंजन आएंगे? प्रत्येक वर्ग का
दूसरा चौथा वर्ण, दूसरा चौथा वर्ण तथा अंतस व्यंजन तो उसमें आ चुका था, तो आपके कौन से बचे? ऊष्म व्यंजन। कौन कौन लोग आएंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और क्या आएगा आपका? ऊष्म व्यंजन। अगर हम प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, यानी एक वर्ग से कितने लोग आ रहे हैं भाई? दूसरा चौथे की बात करें तो एक यहाँ आया, एक यहाँ, यानी प्रत्येक वर्ग से कितने लोग हो गए? 2। और उस व्यंजन, उस व्यंजन आप पढ़ चुके हैं। उस व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण से हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकले, घर्षण के साथ गर्म हवा बाहर निकले, उन्हें हम कहते हैं। उस व्यंजन संख्या कितनी होती है? 4। तो अगर प्रत्येक वर्ग से 2 लोग को लिया जाए तो कितने वर्ग होते हैं? 5। एक वर्ग से 2 तो 5 से कितने? 10। तो भैया ये कितने लोग बन जाएंगे? ये तो हो जाएंगे आपके 10। और यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे भैया? ये उस व्यंजन कितने होते हैं? 4। तो अगर भैया हम 10 और 4 की बात करें तो दोनों ये जोड़ के कितने हो जाएंगे? 14। कितने होंगे? 14। अगर आपसे पूछा जाए कि महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे? 14 बताएंगे। तो कौन कौन से लोग आएंगे? फिर से आप देख लेंगे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण आएगा और उसमें व्यंजन आएगा। इन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण। क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण से हमारे मुख से क्या होते हैं? घर्षण के साथ गर्म हवा, अरे इन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होगा? हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकलेगी, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और इनमें आपके ये लोग आते हैं। तो अगर आप चाहें तो इन्हें याद कर लें तो अल्पप्राण आपका याद हो जाएगा, और अगर आप उन्हें याद कर लेंगे तो ये आपका याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भैया हमारा हो गया प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो आधार बनता है, शायद 5वां आधार है, वह भैया घोषत्व या नाद के आधार पर। घोषत्व या नाद के आधार पर। चलिए देखते हैं घोषत्व या नाद के आधार पे। तो घोषत्व या नाद क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। घोषत्व या नाद, घोष का मतलब होता है गूंज, घोष या नाद। अगर हम इन दोनों शब्दों की बात करें तो घोष कहिए या नाद। तो घोष या नाद का जो अर्थ होता है वो होता है क्या? आपका गूंज होता है। क्या होता है? गूंज होता है। घोष या नाद का अर्थ क्या होता है? गूंज होता है। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में करने से हमारे स्वर यंत्रियों में गूंज हो, यानी कंपन। गूंज का अर्थ क्या होता है? कंपन। यानी गूंज या कंपन उत्पन्न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? घोषत्व या नाद के आधार पे उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा, जितने भी आपके व्यंजन हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सभी व्यंजनों के उच्चारण करने पर हमारे स्वर यंत्रियों में गूंज उत्पन्न हो ही, कोई जरूरी नहीं है। कुछ व्यंजनों के उच्चारण करने से हमारे स्वर यंत्रियों में गूंज उत्पन्न या कंपन उत्पन्न होगा भी, और कुछ में क्या होगा? नहीं भी हो सकता है। और इसी आधार पे, इन्हीं उत्पन्न होने और न होने के आधार पर ही इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए घोषत्व या नाद के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और वो दोनों कौन कौन से हैं? वो आपके 2 हैं। पहला आपका है सघोष
इन्हीं को भैया हम घोष भी कहते हैं, सघोष या घोष व्यंजन। और दूसरा आपका आता है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, पहला होता है सघोष या घोष व्यंजन, दूसरा क्या होता है अघोष व्यंजन। अब देखिए सघोष या घोष का अर्थ क्या होता है, इनको जानते हैं थोड़ा सा। अगर हम सघोष या घोष व्यंजन की बात करें, स माने होता है सात, घोष मतलब अभी आपने पढ़ा गूंजिया, यहाँ देखिए यहाँ लिख लेंगे गूंजिया कंपन, गूंजिया कंपन होता है। अभी आपने पढ़ा कि गूंजिया कंपन होता है घोष का अर्थ, तो स माने सात, यानी आप कह सकते हैं इसको कंपन के साथ, यानी सघोष या घोष का अर्थ क्या होता है कंपन के साथ, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो उन्हें हम क्या कहेंगे सघोष व्यंजन। और अघोष व्यंजन की बात करें तो ये हमारे क्या होंगे, ये कंपन रहित, यानी कंपन रहित मतलब हो गया कंपन के बिना, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में करने से हमारे स्वर यंत्रियों में कंपन या गोज उत्पन्न नहीं होता है उन्हें क्या कहेंगे अघोष व्यंजन। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इन्हें पढ़ते हैं अलग अलग। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा एक बार पीछे वाली बात हम रिपीट करते हैं, एक चीज छूट गया है, यहां पे देखते हैं, यहाँ नहीं, एक मिनट। हाँ, ये जो हम पढ़े थे प्राणत्व के आधार पे, देखिएगा इनको एक नाम और भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे प्राणत्व या श्वास, श्वास के भी आधार पे अगर पूछा जाए तब भी आप ये दो ही बताएंगे, यानी अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये थोड़ा छूट गया था, इसे आप नोट कर लीजिएगा। प्राणत्व या श्वास के आधार पे स्वर के आपके व्यंजन कितने होते हैं, आपके दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण। ठीक है, आइए अपने टॉपिक चलते हैं। सॉरी एक चीज, आपने एक चीज देखिए, यहाँ पे भी एक चीज छूटा हुआ हमारा है। देखिए आपने कहा कि हम बताएं आपको कि अयोग व आपके दो होते हैं अंग, अंग को हम कहाँ रखे थे अल्प प्राण के अंतर्गत, लेकिन एक छूटा हुआ था अह, तो अह को हम कहाँ रखते हैं, अह को महाप्राण, अह को महाप्राण स्वर कहते हैं। देखा, इनको आप कभी इसमें जोड़िएगा नहीं, ये 14 ही होते हैं, इन्हें की अभी एक को उसमें जोड़ करके 15 कर दीजिए। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पहुंचते हैं। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पहला नंबर क्या सा है आपका, है सघोष, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन, इसका अर्थ तो आप जान ही चुके हैं, लिख लेते हैं हम क्या, जो कंपन सहित हो, जो कंपन सहित हो, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण हम कंपन के साथ करते हैं, यानी आप कह सकते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है या गूंज उत्पन्न होता है उन्हें हम क्या कहते हैं सघोष व्यंजन। अब इसके अंतर्गत भैया आते कौन कौन है, इनके अंतर्गत आएंगे कौन कौन, देखिए हमने वहां लिखा था सघोष या इसको घोष भी हम कह सकते हैं। आपको चाहे सघोष व्यंजन पूछे या घोष व्यंजन, आप यही बताएंगे जो हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आते कौन कौन है, तो भैया फिर वही बात, पुरानी वाली बात, कौन सी देखिए, क ख ग घ अंग, यही पांचों की फिर बात होगी। ये 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा सॉरी चौथा
तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एवं काकल्य व्यंजन, एवं काकल्य व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन एवं काकल्य व्यंजन, ये इतने लोग आपके किसके अंतर्गत आएंगे? आपके आएंगे सघोष के अंतर्गत। तो देखिएगा वही सेम बातें हैं, वही पुरानी वाली बातें, फिर से वही। एक वर्ग से कितने लोग आ रहे हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी एक वर्ग से 3 लोग। अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, ये कितने होते हैं भैया? 4। ये अगर 3 लोग आ रहे हैं एक वर्ग से 3, तो 5 वर्ग से ये फिर आपके 15 हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। काकल व्यंजन आप पढ़े हैं, काकल व्यंजन किसको कहते हैं? है को हम काकल व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, तो क्या बताएंगे आप? आप बताएंगे सघोष व्यंजन की, सघोष व्यंजनों की संख्या बराबर 15 आपका ये, 4 आपका ये और 1 आपका ये, यानी कितना? 15, 4, 19 और 1, 20। अगर आपसे पूछा जाए कि सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितना बताएंगे आप? 20 बताएंगे। और ये 20 कौन कौन है आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन आए हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आया है। अंतस्थ व्यंजन आए हैं और काकल व्यंजन, और इनको मिला के आपके सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखते हैं। आपने पढ़ा कि जो सभी स्वर हैं वो क्या हमारे होते हैं? अल्प प्राण। तो उसी तरह से सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो यहां सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। अगर भैया सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं तो वही संख्या, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने स्वर हैं जो सघोष होते हैं, तो संख्या कितनी होगी भैया? आपके 11। ठीक, फिर इसके बाद बात भैया वही आएगी, अगर आपसे पूछे सघोष वर्ण कितने होते हैं, सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपने देखा सघोष व्यंजन कितने थे? आप कहेंगे सर 20। फिर आपसे पूछा जाए सघोष स्वर कितने होते हैं? 11। कुल कितने हो जाएंगे? 31। कितने हो गए? 31 हो गए। ये आपके 31 जो हैं किसके अंतर्गत आएंगे? सघोष या घोष के अंतर्गत। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे सघोष या घोष व्यंजन कितने हैं तो आप बताएंगे 20। सघोष या घोष स्वर कितने हैं तो आप बताएंगे 11। लेकिन अगर आपसे पूछे सघोष वर्णों की संख्या, क्योंकि वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो उनको हम जोड़ के बताएंगे, यानी 20 और 11 कितने हो जाएंगे? 31, यानी 31। ठीक है, अब इनको याद करने का तरीका क्या है? इनको देखिए, इनको हम थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है, तो आप लिख सकते हैं, ट्री बन जाएगा 345 प्लस अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? ये, रे, ले, व, और क्या होता है? काकल व्यंजन, यानी है। ये आपके क्या होते हैं? ये
आपके होते हैं सघोष व्यंजन। यहीं पे आप लगा सकते हैं, इसी में आप लिख सकते थे स्वर भी लिख सकते थे, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका। ठीक है, और देखिएगा और ये सबको मिला करके कितनी संख्या हो जाती है, ये आपके 31 इन्हीं को मिला के होता है। तो इन्हें याद करने का तरीका क्या है, आप जानते होंगे जो आपके अंतस्थ व्यंजन है उन्हें हम क्या कहते हैं, कोमल व्यंजन भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इनको एक ट्रिक के माध्यम से, आप छोटा सा ट्रिक जान लीजिए और उन्हीं के माध्यम से आप इन्हें याद रख सकते हैं कि 345 में सभी स्वर कोमल हैं। 345 में सभी स्वर कोमल हैं। ये इसको याद करने की ट्रिक है। कैसे इसको समझेंगे, 345 का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, सभी स्वर का मतलब हो गया 11 स्वर, कोमल का मतलब क्या हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व, और है का मतलब क्या हो गया आपका काकल्य व्यंजन यानी है। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि सघोष व्यंजन कौन कौन है और उनकी संख्या कितनी है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक बात और यहां पे याद रखिएगा, जो आपके अयोगवाह हैं यानी अंग और अह, इनमें जो अंग है, अंग को सघोष अंग कह रहे हैं, सॉरी अंग नहीं, अह को हम सघोष या घोष स्वर भी कहते हैं, स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें लिख लीजिएगा, अह को हम क्या कहते हैं, सघोष या घोष स्वर भी कहते हैं। एक बार थोड़ा सा पीछे आइएगा, यहां देखते हैं इन्हें देखिएगा, इन्हें थोड़ा सा एक अब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन्हें याद करने का एक आसान ट्रिक क्या है, आप लिख सकते हैं लिख सकते हैं आप 24 प्लस उस व्यंजन यानी है, इस तरह भी नहीं याद रख सकते हैं। 24 प्लस 3 उससे है। और इसी तरह से इनकी अगर हम बात कर लें अल्प प्राण को, तो यहाँ तो जगह है नहीं, यहाँ हमने क्या लिखा था कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन, यानी इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए आप ट्रिक यहाँ लिखी ही है, इन्हें हम लिख सकते हैं पहला तीसरा पांचवा, यानी आप कह सकते हैं क्या 1 3 5 प्लस य र ल व, क्या कह सकते हैं 135 य र ल व, 135 य र ल व। ठीक है, चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सघोष व्यंजन हम किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वरयंत्रियों में कंपन हो उन्हें हम सघोष व्यंजन कहेंगे। सघोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और काकल व्यंजन। संख्या कितनी होगी? 20। इसके बाद सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष के अंतर्गत आते हैं, इनकी संख्या 11। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सघोष
वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपके 20 आपके व्यंजन और स्वर आपके 11, यानी कितने 31 होते हैं। आगे आते हैं, बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जो इसका है वो क्या है, अघोष। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। अगर हम अघोष व्यंजन की बात करें तो अघोष व्यंजन हम किसे कहेंगे, जो कंपन के बिना हो, यानी जो कंपन के बिना हो का मतलब क्या हो गया, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्रियों में, यानी जहां से स्वर का उच्चारण होता है उनमें कोई किसी भी प्रकार का ना गूंज उत्पन्न हो, ना कोई कंपन उत्पन्न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, अघोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। और इनके अंतर्गत कौन कौन लोग आएंगे, तो देखिएगा आप लोगों ने लिखा था क ख ग घ अंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनमें हमने तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा जो आपका वर्ण था किसके अंतर्गत आया था, सघोष के अंतर्गत। तो कौन बचे, पहला और दूसरा। तो अघोष व्यंजन की बात करें तो अघोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। और देखिएगा ऊष्म व्यंजन भी इसी में आएगा, ऊष्म व्यंजन। लेकिन यहां पे एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है, उस व्यंजन में हमने उस व्यंजन के अंतर्गत काकल व्यंजन भी आता है, जिसके बारे में उन्हें हम किसके अंतर्गत रख दिए हैं, सघोष के अंतर्गत। तो यहां से हम लिखेंगे क्या, है को छोड़ कर, यानी है को छोड़कर। उस व्यंजन इसमें आएगा, लेकिन है को नहीं लेंगे, क्योंकि है को हम किसके अंतर्गत रखे हैं, सघोष के अंतर्गत। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और उस व्यंजन आएंगे, लेकिन है को छोड़कर। तो उस व्यंजन कितने होते हैं आपके भैया, 4 होते हैं। अगर हम है को निकाल दें तो कौन बचे, वही आपके तीनों सह बचे। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, यानी एक वर्ग से 2 लोग, तो 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग से कितने हो जाएंगे, 10। और यहाँ पे भैया उस व्यंजन आपके 4 होते हैं, है को हमको छोड़ देना है, तो कुल कितने बचे, 3। तो अगर आपसे कोई पूछे अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 आपके भैया ये और 3 आपके ये, कुल कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। संख्या कितनी होगी, 13, यानी अघोष व्यंजनों की संख्या आपकी हो जाएगी 13 हो जाएगी। और देखिए अयोगवाह के बारे में अयोगवाह में हमने 2 वर्णों के बारे में पढ़ा था, अंग और अ। और अ को हम कहाँ रखें, किसके अंतर्गत, हमने सघोष के अंतर्गत। तो क्या बचा, अंग, यानी ये जो आपका अंग है, अंग को हम अघोष स्वर भी कहते हैं, यानी अंग को हम क्या कहते हैं, अघोष स्वर। तो हमने क्या सीखा, अघोष व्यंजन जो कंपन के बिना हो, यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्रों में कंपन या गूंज उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, लेकिन उस व्यंजन में किसको, है को छोड़कर। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, यानी एक वर्ग से 2 लोग, तो 5 वर्ग से 5 दूना 10 लोग। और यहाँ से है को छोड़ देना, संख्या 4 होती है, कितने बचे, 3, यानी अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13, 10 3 13। और यहाँ पे अंग को हम क्या कहेंगे, हम अघोष स्वर भी कहते हैं। और अह किसके अंतर्गत आता है, सघोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए
तो आज अब हम लोगों ने पढ़ा व्यंजनों का वर्गीकरण के अन्य भाग कौन कौन से हैं। पहला आपने क्या पढ़ा, इसके अंतर्गत संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, उसके बाद आपने प्राणत्व के आधार पर या श्वास के आधार पर पढ़ा। फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। इन सभी बिंदुओं पर हमने ध्यान दिया। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और देखिए, अगर हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है, कुछ आपके भी दायित्व ये बनते हैं कि आप भी हमारा साथ दें, जिससे हम और भी मेहनत आपके लिए कर सकें। तो इसके लिए आपको बस थोड़ा सा काम क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटे वाली बटन को जरूर दबाना, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इन सभी वीडियो को आप उन ज़रूरतमंदों के पास ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इनकी आवश्यकता है और जो कहीं पे भी जाके किसी कोचिंग में जाके पढ़ नहीं सकते हैं, जिन्हें इन चीज़ की बेहद ही आवश्यकता है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें आप इन वीडियो को उनके पास तक जरूर पहुंचाएं। इससे आप भी पुण्य के भागी बने और हमें भी उसमें शामिल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी एनर्जी और इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।